आयोजन में सतना संस्करण के 9वें स्थापना दिवस और विंध्य क्षेत्र के संवाद सेतु कार्यक्रम के लिए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं। मैं अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं कि यहाँ सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, पन्ना जिलों के गणमान्य व प्रबुद्ध नागरिक, कुछ अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, राजनेता, चिकित्सक, उद्योगपति, यंग एंटरप्रेन्योर के साथ ही हमारे विज्ञापनदाता, एजेंट बंधु, पत्रिका के संपादकीय, मार्केटिंग और वितरण विभाग के वरिष्ठ साथी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद सेतु कार्यक्रम एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम क्षेत्र की समस्याओं, स्थानीय विकास और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विचार मंथन करते आए हैं। आज के संवाद सेतु कार्यक्रम में हम पत्रिका समूह के चेयरमैन एवं प्रधान संपादक आदरणीय बड़े भाई साहब श्री गुलाब कोठारी जी के मार्गदर्शन में विंध्य क्षेत्र के 5 जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा और पन्ना के विकास की रूपरेखा तय करने के लिए यहाँ पर जुटे हैं और साथ ही स्थानीय समस्याओं का निराकरण पर भी हम उसमें चर्चा करेंगे। तो आइए रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के आसपास पैदा होने वाले मशहूर सुंदरजा आम की मिठास का स्वाद मन में संजोते हैं। सागौन के जंगलों की शीतल छांव का आभास करते हैं। रीवा के सफ़ेद शेर, देवरस की पहाड़ियों, सोन नदी की घाटी, मझोली व मड़वास के पठारों को जहन में उतारते हैं और देखते हैं ये एक शॉर्ट फिल्म जो हमको विंध्य क्षेत्र पर का भ्रमण कराएगी। देश के पश्चिम मध्य क्षेत्र में स्थित विंध्याचल पर्वतमाला के इस क्षेत्र को विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आदिकाल से इसकी पहचान जल, जंगल और जानवरों से रही है। यह क्षेत्र रामायण में भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान शरण स्थली और महाभारत के नायक रहे पांडवों के गुप्तवास का साक्षी रहा है। देश की आजादी के बाद बघेलखंड और बुंदेलखंड की रियासतों के क्षेत्र को मिलाकर वर्ष 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था, लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो विंध्य प्रदेश को इसी में शामिल कर लिया गया और विंध्य प्रदेश का अस्तित्व समाप्त हो गया। खनिज संपदाओं से भरपूर विंध्य क्षेत्र का न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के विकास में बड़ा योगदान है। क्षेत्र का सतना जिला देश का सीमेंट हब है। यहाँ पूरे देश में उत्पादित सीमेंट का 15% सीमेंट उत्पादित होता है। सतना में सीमेंट के 7 बड़े कारखाने हैं। देश के विद्युत संकट को दूर करने में भी विंध्य क्षेत्र अग्रणी रहा है, फिर चाहे ताप विद्युत उत्पादन इकाइयां हों या फिर जल विद्युत उत्पादन केंद्र या फिर सोलर प्लांट। यहाँ हर तरीके से विद्युत का उत्पादन होता है। रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट क्षमता वाला सोलर प्लांट स्थित है, जिससे उत्पादित ऊर्जा से ही दिल्ली की मेट्रो ट्रेन दौड़ती है। इसके अलावा रीवा को सफेद शेरों की धरती के रूप में भी जाना जाता है। रीवा के चचाई, पूर्वा, केवटी जैसे वाटरफॉल भी देश के पर्यटकों को अपनी ओर लुभाते हैं। देश में ऊर्जाधानी के नाम से पुकारा जाने वाला सिंगरौली भी विंध्य क्षेत्र में ही है। यहाँ की कोल खदानों से ही देश के 30% विद्युत पावर प्लांट चलते हैं। सिंगरौली में प्रतिदिन 27,000 यूनिट बिजली का उत्पादन भी होता है। डायमंड सिटी यानी कि पन्ना भी विंध्य क्षेत्र में ही है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध हीरे की खदानें हैं, जिनने न जाने अब तक कितने मजदूरों की किस्मत को चमकाया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में भी पन्ना का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ स्थित नेशनल पार्क में संरक्षित बाघों के कारण ही प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा मिला है। विंध्य क्षेत्र का एक जिला सीधी भी है, जो लौह अयस्क, स्वर्ण खदानों और राष्ट्रीय पार्क के लिए जाना जाता है। देश के सीमेंट हब सतना में पत्रिका का प्रकाशन 8 साल पहले 30 मार्च 2013 को शुरू हुआ। 8 साल के अपने सफर में पत्रिका ने सतना की जनता की आवाज को बुलंद कर न केवल जिम्मेदारों तक पहुंचाया है, बल्कि नागरिकों को भी उनकी जिम्मेदारियों का एहसास बखूबी दिलाया। विलुप्त होती नदियां हो या फिर लाइफलाइन माने जाने वाले रेल प्रोजेक्ट, पत्रिका ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित कर जनप्रतिनिधियों का ध्यान खींचा और उन्हें मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जमीन पर बसी अवैध बस्ती भी लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद अतिक्रमण मुक्त कराई गई। सतना शहर की बेपटरी यातायात व्यवस्था व आए दिन हो रहे हादसों के खिलाफ पत्रिका की मुहिम उस वक्त रंग लाई जब सीएम ने मंच से फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। चित्रकूट की सरस सलीला मंदाकिनी हो या फिर रीवा की लाइफलाइन बीहर नदी, पत्रिका ने जल स्रोतों के जीर्णोद्धार का मुद्दा अखबार में तो उठाया ही है,
अमृतम जलम अभियान के तहत मैदान में उतरकर समय समय पर श्रमदान भी कराया। महिलाएं हमेशा हमारी प्राथमिकता में रही हैं। सामाजिक संगठनों की मदद से प्रदेश का पहला पैड बैंक खोला ताकि जरूरतमंदों को सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार की मिलिंग नीति पर पत्रिका ने बिंदुवार सवाल उठाए और खबरें प्रकाशित की, जिससे चौथे ही दिन सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। रीवा के त्योथर के बसठ गांव में बदइंतजामी के चलते मवेशियों की मौत का मामला हो या फिर शस्त्र लाइसेंस में हुए फर्जीवाड़े का, हर बार पत्रिका ने आवाज बुलंद की और प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। फर्जी आदेश को आधार बनाकर चंद पूंजीपतियों ने जब करोड़ों की जमीन अपने जमीन की, तो पत्रिका ने ही फर्जी कन्वेंस डीड का मुद्दा उठाया। इनके अलावा भी पत्रिका कई बार विंध्य क्षेत्र में जनता की आवाज बना। हम विश्वास दिलाते हैं कि पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी के नेतृत्व में जनता के मुद्दों को लेकर पत्रिका का संघर्ष यूं ही अनवरत जारी रहेगा और पत्रिका आवाम की आवाज उठाता रहेगा। तो अभी आप सभी ने देखा गौरवशाली वैभव और अकूत प्राकृतिक संपदा से सरोवर विंध्य क्षेत्र की गाथा को। यकीनन जिस क्षेत्र में पन्ना नाम का शहर मौजूद हो, वहाँ वैभवशाली हीरों की कोई कमी तो हो ही नहीं सकती। जैसा कि आप सभी को विदित है, विंध्य क्षेत्र में पत्रिका ने 8 वर्ष पूर्व अपने कदम रखे थे। तब पत्रिका ने यक्ष प्रश्न किया था कि कहाँ है विंध्य की आवाज उठाने वाले। आप सभी को ध्यान होगा, पत्रिका ने इस सवाल का एक सशक्त जवाब सभी के सामने रखा है। समूचा विंध्य और मध्य प्रदेश साक्षी है कि पत्रकारिता की कसौटी पर पत्रिका आज विंध्य क्षेत्र की सबसे मजबूत आवाज है। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि पाठकों के भरोसे पर खरे उतरें। तो आइए एक झलक देखते हैं विंध्य क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास को दिशा देने वाली पत्रिका की इस यात्रा को एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ में। मैं सतना संस्करण के स्थानीय संपादक श्री राजन गहरवार जी से कहूँगा कि वे हमें इसके बारे में जानकारी दें। परम श्रद्धेय हमारे चेयरमैन प्रधान संपादक गुलाब कोठारी साहब को प्रणाम और तमाम जुड़े हमारे मेहमान सबको मेरा नमन। पत्रिका के सतना संस्करण का शुभारंभ 30 मार्च 2013 को हुआ था। इन 8 वर्षों में पत्रिका ने जनता की आवाज को मुखर किया है, हमेशा मुद्दों को उठाया है, मुद्दों पे बात की है। वो चाहे खनन का मामला हो, चाहे जमीनों का मामला हो, अवैध तरीके से शराब तस्करी और गांजे की तस्करी, इन सब पे बड़े तरीके से पर्यावरण के मुद्दों को लगातार उठाया है। कोयला के क्षेत्र में जिस तरह से गड़बड़ियां हो रही थी सिंगरौली के इलाके में, उसको लगातार पत्रिका ने आगे रखा और उसका परिणाम ये रहा है कि कार्रवाइयां हुई हैं, लोगों पे जुर्माने लगे हैं, पेनाल्टी ठुकी है। सतना में मेडिकल कॉलेज का 2013 में घोषणा हुई थी, लेकिन जो जमीन आवंटित हुई थी वहां पे लगातार अतिक्रमण हो रहा था, खदानें चल रही थी, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पत्रिका ने इस पर लगातार अपनी मुहिम को जारी रखा और अभी जब मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होने की स्थिति बन गई है, उसके लिए बजट आवंटन हुआ है, अब जाके प्रशासन ने उसी जमीनों को लगातार खाली कराने का अभियान चलाया है, जो पत्रिका ने लगातार इस पे अपनी मुहिम को जारी रखा था। नदियां, सोन नदी पे चाहे रेत के अवैध खनन का मामला हो, चाहे टमस नदी पे और बिहार बिछिया, इन तमाम नदियों के प्रदूषण को लेकर मंदाकिनी को, जिसका माँ का दर्जा था, हम लोगों ने इस पे लगातार उसके गंदगी को, उसके पर्यावरण की समस्या को लेकर लगातार उठाया और उसका वजह है एनजीटी तक में पत्रिका की क्लिपिंग्स लगी और उस पे एनजीटी ने सख्त आदेश दिए मध्य प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को। वहां पे अभी काम चल रहा है और पूरा करीब 46 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट बना है कि उसमें से गंदगी नहीं पहुंचेगी, मल नहीं पहुंचेगा, इस तरह की सफाई के लिए वहां पे काम होगा। चित्रकूट के इलाके में सरभंगा आश्रम का भी एक ऐसा मामला था जिसपे हम लोगों ने लगातार अभियान चलाया है और अब वो सेंचुरी बनाने की तैयारी चल रही है। अभी एक नई पहल हुई, महिला दिवस पर हम लोगों ने एक आयोजन किया था, उसके बाद कई महिला संगठनें जुड़ी और उन्होंने एक पैड बैंक बनाया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का ये पहला एक प्रयोग था कि इसमें महिलाओं ने खुद की भागीदारी करके 5000 का
एक पैड बैंक शुरू किया है जो जरूरतमंद महिलाओं को और खासतौर से जो गरीब बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए ये मदद का एक अभियान है जिस पे लगातार चल रहा है और अभी तक 12,000 से ऊपर तक का स्टाफ वहां पे मौजूद है और वो लगातार कंटिन्यू चल रहा है। महिलाओं के अपराध और बाकी मुद्दों पर भी हम लोगों ने पूरी बेबाकी से, पत्रिका ने पूरी बेबाकी से अपनी बात रखी है और पूरा मामले को खड़ा किया है। और आप एक कानून ही बना था, 2 फिंगर जो टेस्ट का एक बड़ा घिनौना, एक शर्मनाक काम हुआ करता था महिलाओं के रेप के केसेज में, और पत्रिका ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद से पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया था और वो क्लिनिकली ही उसको करने की तैयारी शुरू कर दी और आदेश भी जारी हुए। ये बाघों का मामला था। सरभंगा आश्रम में यहाँ पे खदानें लगी हुई थी जहाँ पे लेटराइट, बॉक्साइट और रामरज की खदान लगी हुई थी और बाघों का लगातार मूवमेंट होता, बाघ की मौत भी हुई थी। इस मुद्दे को लगातार हमने उठाया। पुरातात्विक धरोहर भी है ये सरभंगा आश्रम। इसको प्रशासन ने वहाँ पे खदानें बंद करा दी है और सेंचुरी बनाने की तैयारी चल रही है। एक बहुत इंटरेस्टेड मामला था ये किसानों से जुड़ा हुआ कि जो मिलर जिन धानों को रिजेक्ट कर रहे थे, जिनके चावल को रिजेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उस पर कहा था कि अगली बार से किसान उन धान को नहीं बो पाएंगे। ये मिलर्स की दादागिरी का तो सरकार ने उनका साथ दिया था। पत्रिका ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार ने अपने आदेश को वापस लिया और कहा कि नहीं, कोई भी चीज को बो सकते हैं, कभी बो सकते हैं। बेजुबानों की आवाज को लेकर लगातार का आवारा मवेशी जो लोग छोड़ रहे थे और जिस तरह के साथ उनके साथ न्याय हो रहा था गौशालाओं के नाम पर और बाकी जगहों पे नहरों में ढकेले जा रहे थे मवेशी। एक तो ऐसा बाड़ा बना दिया था जिसमें से सैकड़ों की संख्या में मवेशी मर गए थे और पूरी जब दुर्गंध पूरे इलाके में फैली तो पता लगा, हम लोगों ने इसको लगातार इस पे किया तो फिर कांजी हाउस बने और उनके लिए व्यवस्था की गई है आवारा जानवरों के लिए। ये बहुत इंटरेस्टेड केस था। 2 बच्चों का अपहरण हुआ था और इसके लिए उस परिवार को ही टारगेट कर रही थी पुलिस और फिर बाद में सीबीआई को केस गया था। सीबीआई भी उसमें नहीं कर पाती, 4-5 साल लग गया था और पत्रिका लगातार उस मामले को आगे देता रहा। यहाँ तक कि हमारी कोलकाता ब्यूरो और हमारी जो दिल्ली ब्यूरो है उनने बहुत मदद की और समानांतर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रही है उससे ये बच्चे हमें मिल पाए थे और परिवार को हम लोग उपलब्ध करा पाए थे। ये अनाज की जो खरीदी होती है समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों में, उसको लेकर बड़ा गड़बड़ हुआ था। लगातार वो उठाव होता नहीं था और खरीदी कर ली जाती थी और अपने मनमाफिक तरीके से जो ट्रांसपोर्टर थे वो उठाव करते थे। बहुत सारा अनाज सड़ जाता था, गल जाता था। इस पे हम लोगों ने अभियान शुरू किया और पहली बार 3 करोड़ 61 लाख रुपए की पेनल्टी लगी थी ट्रांसपोर्टर पे और उस पे इसके बाद पूरा रखरखाव की व्यवस्था को लेकर किया था। ये लाइसेंस फर्जीवाड़े का एक बहुत बड़ा मामला पत्रिका के स्थापना के शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था और बहुत लंबे तरीके से किया था। कश्मीर तक के लाइसेंस यहाँ जारी हुए थे, यहाँ के लोगों को जारी हुए थे और बड़ा फर्जीवाड़ा तो कई के तो रिकॉर्ड ही नहीं थे और उनको लाइसेंस मिल गया था, सस्ता खरीद लिया था उन्होंने। इस पे एसटीएफ ने जांच करी है, उस पे कई लोगों पे एफआईआर हुई है, कई नेताओं के भी नाम आए हैं जिनके लाइसेंस गड़बड़ तरीके से बने थे, वो निरस्त किए गए हैं। एक टोल वसूली का एक मामला था। सड़क का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, किसी तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रहा था और एक सरकार ने एमओयू किया था एक ठेका कंपनी से कि वो मेंटेनेंस के बाद वो काम पैसा वसूली करेगी, लेकिन उससे पैसे वसूली शुरू कर दिया था। इसको लेकर ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान थे। पत्रिका ने उनका साथ दिया और इसके बाद ये टोल को प्रशासन ने बंद कराया वहां से। रिलायंस पावर का एक बड़ा मामला था। इसमें रिलायंस पावर ही नहीं बल्कि वहां पे कई ऐसे उद्योग हैं जिनकी फ्लाई एश वो करीब 11 करोड़ टन जो वहां पे राखड़ इकट्ठा हो चुका है, उससे एक बड़ी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हुई थी और एक राख का जो मलबा है पूरा बहा था और पूरे कई घर डूब गए थे, बस्ती में राख पहुंच गई थी, 6 लोगों की मौत हो गई थी। कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस पे जब पत्रिका ने लगातार अपने अभियान को चलाया तो जाके फिर मानवाधिकार आयोग ने इस पे संज्ञान लिया और उस पे एफआईआर भी हुई है और नोटिस भी हुआ है पर्यावरण के मामलों को लेकर। ये कांसा उद्योग जो हमारे उचेहरा में, सतना में चल रहा था, बहुत पीढ़ियों से चल रहा था, राजशाही के दौर से, लेकिन इसकी चमक हो रही थी, डिमांड नहीं हो रही थी और तमाम सारे लाइसेंस और तमाम सारी समस्याएं आ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने उठाया था तो राज्य सरकार ने इसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया है और कांसा उद्योग को प्रोटेक्टिव करके और इसको लेने की कोशिश शुरू कर दी गई है। हाईवे को लेकर बहुत दिलचस्प स्थिति बनी थी कि एक तो ऐसा आया था कि पोखर में भैंसें बैठी हुई थी, इस तरह के हालात थे, इनसे वाहनों को गुजरना पड़ता था। इन हाईवे की जो स्थिति
स्थिति थी, बदतर हालत थी, इन पर हम लोगों ने लगातार अभियान चलाया। पत्रिका का ये अभियान इतना सफल रहा कि प्रशासन को मजबूरी में फिर गड्ढे पाटने पड़े और सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ा, और इसके बाद उन्होंने पूरे हाईवे को कंप्लीट कराया है। जमीन के मुद्दों को भी, तमाम सारे मुद्दों को लेकर भी लगातार पत्रिका का अभियान जारी रहा है और आगे भी जारी रहेगा। हम जनता के साथ खड़े हुए हैं, और एक जो हमारा सबसे पहला वाक्य था कि कहाँ गए जनता की आवाज उठाने वाले, तो पत्रिका के खड़े होने के बाद से वो लोग भी सब सामने आने लगे और तमाम सारे मुद्दों पे काम हुआ है। कोयला खनन और बाकी चीजों पे, जो पर्यावरण के मुद्दे थे, उन सब पे, नदियों पे, सब पे काम हुआ है। और हम वायदा करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि ये पत्रिका की जो मुहिम है, जो आंदोलन है, ये लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गहरवार जी। तो आपने पत्रिका की 8 साल की एक यात्रा का छोटा सा झलक देखी सभी लोगों ने। हम सभी के लिए बेहद खुशी का क्षण है कि हमारे साथ यहाँ पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक एवं चेयरमैन, मानस के मर्मज्ञ, वेदों के ज्ञाता श्रद्धेय गुलाब कोठारी जी इस वर्चुअल कार्यक्रम में मौजूद है। मैं आदरणीय बड़े भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय बड़े भाई साहब श्री गुलाब कोठारी जी। पटना और विंध्य प्रदेश के सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम, होली की मंगल कामना, आने वाले समय के लिए भी मंगल कामना। आज मेरे ख्याल से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद फिर पहला मौका है जब सतना और इस क्षेत्र के लोगों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। सीधी और सिंगरौली मेरा जाना नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैं गया मुझे सलाह दी गई कि वहाँ का रास्ता रीवा से, पन्ना से, सतना से ठीक नहीं था। तो मुझे अभी तक मेरे मन में एक पीड़ा है कि कितना जल्दी मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ के लोगों से रूबरू हो पाऊँ। अभी हमने छोटी सी एक यात्रा का वर्णन भी सुना। कितना समृद्ध इलाका है और कितने ऐसे इलाके इस देश में होंगे जो इतने समृद्ध हैं कि जहाँ कोयले से लेकर के हीरा तक पैदा हो रहा है, सीमेंट है, विद्युत है, सारे जो जहाँ अलग कई प्रदेश जिन जिन चीजों के अभाव में त्रस्त हैं वो सब यहाँ उपलब्ध हैं और यहाँ से बाहर भेजी जा रही है। नदियां हैं, हरियाली है, झरने हैं, और राजस्थान में अगर आप आएंगे तो लगेगा कि यहाँ कहाँ आगे रेगिस्तान है, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आएगा, हरियाली नजर नहीं आएगी। तो मैं तो आप सब लोगों को इस दृष्टि से भाग्यशाली भी मानता हूँ कि ईश्वर ने आपको सही जगह भेजा है। प्रश्न ये है कि अब हमारे भविष्य का संकेत कहाँ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, और हम सबको मिलकर किस तरह से काम करना चाहिए। अभी आपने देखा अमृतम जलम में किस प्रकार नदियों के काम हो रहे थे, सफाई का काम हो रहा था। आप एक बात इस छोटी सी फिल्म में एक बात तो समझ ही गए होंगे कि अगर पत्रिका 8 साल पहले भी नहीं आता या आज तक नहीं आया होता तो इस क्षेत्र के अंदर कितने काम नहीं हुए होते। ये छोटी बात नहीं है, ये देखना। रेल की समस्या को लेकर के जन आंदोलन चला, कई नदियां लुप्त हो रही थी, जन आंदोलन चला। बड़ी बात क्या है, एक तरफ अभी हम सुन रहे हैं कि जनता की आवाज बनने वाला कोई अखबार आया, और दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि हमारे हर अभियान में जनता भागीदार हो रही है और अभियान सफल हो रहे हैं। कोई अभियान ऐसा नहीं है जो हाथ में लिया गया हो और जन सहयोग के अभाव में छूट गया हो, नहीं हुआ। तो इस बात के लिए भी सही पूछे तो मैं बधाई
यहाँ के जनसमूह को देता हूँ, यहाँ के नागरिकों को देता हूँ, जिन्होंने पत्रिका के अभियान पर इतना विश्वास जताया। जिस प्रकार अमृतम जलम ने गांव-गांव के अंदर वापस एक नया माहौल पैदा कर दिया, अभावग्रस्त क्षेत्रों में फिर से कुछ जोड़ने का काम किया, उसी तरह से जब अनाज बरसात में सड़ गया क्योंकि भंडारण नहीं था, या बर्तन उद्योग के लिए जमीन जो थी वो अतिक्रमण में पड़ गई थी, और जब सरकार ने, राज्य सरकार ने ये तय किया कि एक राज्य में एक उद्योग जो अवश्य होगा, तो उसमें वापस हमारा बर्तन उद्योग खड़ा हुआ। तो इस तरह से मुझे लगा कि जन सहयोग का जो उदाहरण आप लोगों ने पेश किया, चाहे रीवा में किया, सतना में किया, पन्ना में किया, लेकिन जो उदाहरण आपके यहाँ से हमको मिला वो भी अपने आप में असाधारण है कि जहां जनता जुड़ी वहां कोई अभियान फेल नहीं होगा, सारे काम सफल होकर रहेंगे। तो इस फिल्म के जरिए ये बात बहुत स्पष्ट हुई है कि जनता और अखबार अगर मिल जाते हैं तो सरकार पर कई तरह के दबाव भी हो जाते हैं, और जो काम टालम टोल से चलते थे, नहीं हो रहे थे, वो होने लग जाते। कितने अभियान हमने सुन लिए, वो चाहे आपका शस्त्र लाइसेंस का होगा, कन्वेंशन के लाइसेंस, फर्जीवाड़े के कितने केस सुन लिए। इतना फर्जीवाड़ा अगर डेमोक्रेसी में है तो किसको खुशी हो रही है, लेकिन पत्रिका ने ये सब उजागर किए। ये जनहित की ही बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी सेवा है। कुछ लोग जो मिसयूज करते हैं सुविधाओं का, अपने पद का, पत्रिका ने, आपने देखा होगा एक लाइन हम लिखते हैं, येषु सुप्तेषु जागर्ति, सोते हुओं में जागता रहने वाला, यानी आप हमारे भरोसे सो सकते हैं, दूसरा आपको कहीं तंग करने आएगा तो हम करें। इसी को अंग्रेजी में वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो हमारा काम वो है, और वो काम होता हुआ दिखा आपकी 6-8 साल के रिकॉर्ड में, जो अभी भी सुन लिया। मैं तो सचमुच इतना बड़ा रिकॉर्ड, पहली बात तो इतना बढ़िया समृद्ध क्षेत्र ही नहीं जो हर दृष्टि से एक समृद्ध है, खेती में भी समृद्ध है, खनन में भी समृद्ध है, इंडस्ट्री में भी समृद्ध है, सीमेंट की तरफ अभी सुना सतना में 7 फैक्ट्रियां हैं सीमेंट एक जिले में। तो समृद्धि तो कहीं कसर नहीं। चित्रकूट जैसा इलाका, धार्मिक स्थलों को देखिए, मंदिरों को देखिए, पूरा क्षेत्र भरा है। आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेव सारे के सारे इस क्षेत्र के अंदर हमारे सामने उपलब्ध हैं। इतने राष्ट्रीय आपके अभयारण्य बैठे हैं, टाइगर रिजर्व हो गए, टाइगर स्टेट बन गया। अब एक नई चीज हमें समझनी है, जिसको आने वाली पीढ़ी के लिए अनिवार्यता मानने की बात है। हम सब मिलके अब ये तय करें कि जो कुछ हमको मिला उसको किस रूप में हम नई पीढ़ी तक पहुंचा कर जाएंगे। अभी जिस तरीके से सरकारें चल रही है, कार्यपालिका जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से पिछले साल कोरोना ने सारा कामकाज ठप कर दिया, उद्योग बंद हो गए, बेरोजगारी चल पड़ी। पहले भी बेरोजगारी थी, पढ़े लिखे लोगों के पास काम नहीं थे। हालांकि मेरे हिसाब से जितनी रिपोर्ट अभी हमने देखी उस हिसाब से तो सतना और पूरे विंध्याचल क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में रोजगारों की कमी तो रोजगार की नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ रोजगार दिख रहा मुझे आपकी इस रिपोर्ट को देख करके। फिर भी आने वाले समय में इस कोरोना ने जो नया मार्ग हमको दिखाया, जो नए अनुभव हमारे कराए,
वो छोटे नहीं हैं। ऐसा नहीं, हमको जीवन की कई तरह की वास्तविकताओं से परिचित करा दिया पुनः। हम कहीं दिग्भ्रमित हो रहे थे, हम कहीं दिशाहीन चल रहे थे, अपने एक प्रवाह में जा रहे थे। कोरोना ने एक बहुत बड़ा ब्रेक हमारे यहाँ लगाया। आधुनिक दृष्टि से हमको लगता है कि हम उद्योग धंधों में बहुत पीछे हो गए। सही है, ये भी सही है, पर कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया। हमको ये बात जरूर समझनी चाहिए। लेकिन अब हमारे सामने बड़ी तकलीफ आ रही है कि जो मेरा युवा वर्ग है, जिसके पास काम नहीं है, उसको पहले काम पे खड़ा करना है। शिक्षा व्यवस्था ठप है, ऑनलाइन का कोई बड़ा असर मेरे को होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, जिनके पास पैसा है वो जुड़ रहे होंगे, बड़े और महंगे स्कूल जुड़ रहे होंगे, पर सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पास फीस के पैसे नहीं होते। तो अभी अपने सामने ये एजुकेशन हेल्थ, ये तो बहुत बड़े 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 प्रश्न हैं और सचमुच विकराल प्रश्न है। हमारे पास अभी एकदम से इनका उत्तर नहीं मिलेगा। पर अगर हम इस 8 साल की यात्रा को देखें सतना के साथ जुड़ी हुई को, तो हम इसमें से बहुत सारे नए मार्ग निकाल सकते हैं। पत्रिका से ही पूछे तो अब यहाँ भी देख रहे हैं तो 65 साल का अखबार हो गया। 65 साल में 3 पीढ़ियां बदल गई। तो दफ्तर में भी कई लोगों की तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, एजेंटों में भी तीसरी पीढ़ी कई लोगों की काम कर रही है, व्यापार में भी तीसरी पीढ़ी कई लोगों की काम कर रही है। और 3 पीढ़ियों से अगर एक विश्वास का रिश्ता बना हुआ है, तो ये किसी की छोटी तपस्या भी नहीं है, अपने आप नहीं बना ये विश्वास। आज पत्रिका के समाचारों पर क्यों इतना भरोसा है? क्योंकि पत्रिका ने हमेशा पाठक का सम्मान किया। जैसे हर दुकानदार ग्राहक को भगवान मानता है, उसका सम्मान करता है, पत्रिका हर पाठक का सम्मान करता है। उसके पीछे हमें, पाठक है तो अखबार है, पाठक अगर नहीं होंगे तो हम किसके पीछे खड़े होने वाले? नहीं होंगे। इसलिए पाठक का सम्मान क्या हो सकता है? उसकी आवश्यकता की पूर्ति। उसकी आवश्यकता खाली खबरें नहीं है, ये हमें समझना है। खबरें एक बौद्धिक जानकारी है, कुछ उसमें से जीवन की अनिवार्यता भी है, लेकिन उसके बाद उसके मन को भी खुराक चाहिए। हिंदुस्तान एक आध्यात्मिक देश है, उसकी आत्मा को भी खुराक चाहिए। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, जब चारों चीजों की खुराक मिलेगी, तब व्यक्ति को लगेगा कि मेरी आवश्यकता पूरी हो रही है। और इस दृष्टि से हम पत्रिका को आत्मीयता का अखबार कहते हैं, द न्यूज़पेपर विद ए सोल। और यही है जो हमारे विश्वास की कसौटी है। कौन सा व्यक्ति है जिसके कहने पर पूरा प्रदेश मई और जून के महीने में तालाब की खुदाई करने के लिए बाहर निकल सकता है? मेरे बच्चे को भी मैं कहूँ पानी की बाल्टी ले आना उधर से, तो कहेगा थोड़ा धूप कम हो जाने दो। और अमृतम जलम में बच्चे, बूढ़े, बड़े, महिलाएं, बच्चे सब उस 40-45 डिग्री में टेम्परेचर में तालाब खोद रहे हैं। आप क्या, तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी हमारे साथ इसका उद्घाटन करने गए थे। फिर उसके बाद तो उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर दोबारा बड़े तालाब में जाकर के और खुदाई करी। आप देखिए तो सही भावना कहाँ है। और उन्होंने कहा कि पत्रिका के आह्वान पर इतने लोग आ सकते हैं, इतना बड़ा काम हो सकता है, तो क्यों नहीं, अगर पत्रिका सरकार के साथ हाथ मिला ले तो हम पता नहीं कितने काम बड़े बड़े कर सकते हैं। ये उनके कमेंट थे।
ये जो इसको हम कसौटी मानते, विश्वास की कसौटी यहाँ दिखती है। तो पत्रिका जागरूकता का उदाहरण है, सच्चाई विश्वास का उदाहरण है। उसके अलावा भी आप देखिए, पत्रिका अभिव्यक्ति की आजादी का भी उदाहरण रहा है। आपकी कोई बात है, हो सकता है मैं उस बात को समर्थन नहीं दूं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी बात पत्रिका में नहीं छपेगी या रुक जाएगी। मेरे ख्याल से दुनिया में अकेला अखबार है पत्रिका जहाँ रोज एक लाइन छपती है वाल्टेयर की। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, फिर भी आपके विचार करने का जो अधिकार है उनकी रक्षा करूंगा। और इस अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए ही आपने देखा होगा, पिछली सरकार में राजस्थान के अंदर काला कानून जब सरकार लेके आई तो पत्रिका ने लड़ाई की, और वो लड़ाई बहुत लंबी गई, यूएन तक पहुंची, विश्व के हर देश में उसकी चर्चा हुई, और लास्ट में वो लड़ाई पत्रिका जीत गई, क्योंकि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की थी, कि वो व्यापारिक लड़ाई नहीं थी, पत्रिका के स्वार्थ की लड़ाई नहीं थी, वो लोकतंत्र के अंदर उस अभिव्यक्ति की लड़ाई थी। ये आपको सब, मेरे को लगता है आप सब साक्षी रहे इन सब चीजों के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं रहे हैं। इसलिए पहला काम था पत्रिका के पास विश्वास, और वो विश्वास इतना बड़ा कि आज धर्म ग्रंथों पे, संतों पे उतना भरोसा नहीं है। आज न्यायपालिका को भी पत्रिका की खबरों पे भरोसा है, और वो उस विश्वास के साथ उन खबरों को रिट मान के सरकार को नोटिस दे देती है। उनको डर नहीं है, पत्रिका की खबर गलत होगी नहीं, इतना बड़ा भरोसा, छोटा भरोसा तो नहीं है। आपने 8 साल में देखा होगा कि अगर किसी दिन आपके अखबार लेट आ रहा है तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं, घर के बाहर चक्कर लगा, आया नहीं अखबार वाला आया नहीं, कहाँ रुक गया, आया। सोचिए, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। क्यों? वो वही वापस वही बात कर रहे हैं, वही हम उसी विश्वास की बात कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे एक समय था जब सब लोग, पूरा देश उठ करके धर्म ग्रंथ पढ़ा करता था। आज आप पूरे मोहल्ले में घूम लो, पूरे शहर में घूम आओ और मध्य प्रदेश में घूम आओ, सबसे पहले राजस्थान पत्रिका पढ़ने के लिए बेताब होता है। तो उस विश्वास, एक विश्वास को दूसरे विश्वास ने बदल दिया। ये छोटी बात तो नहीं है। उस राजस्थान में आप आएंगे तो इस विश्वास की कई दूसरी तरह की झालकियां दिखेंगी आपको। घरों के अंदर इसकी कई तरह की कटिंगें आपको अलग अलग तरह की फाइलों के अंदर मिलेंगी, पूरे प्रदेश में मिलेंगी। क्यों? कि इस तरह के जो मूल्य हैं जीवन के, वो अब घरों में चर्चा में नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई में से निकल गए। मंदिर गुरुद्वारे बच्चों जाते नहीं है। राजस्थान पत्रिका उस कमी को पूरा कर रहा है, और वो कटिंगें घर में इकट्ठी होती है, वो फाइलें घर की बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहन बेटियों बहूओं को पढ़ाती हैं, ताकि जो कमी जीवन में छूट रही है पत्रिका उसकी पूर्ति करता है। आप इस बात को वहां समझिए कि पत्रिका घर का मेंबर क्यों बना, उस विश्वास के लिए और उस दर्द के रिश्ते के लिए कि जिस अभाव से व्यक्ति कमजोर हो रहा है, उस अभाव की पूर्ति पत्रिका घर बैठे कर रहा है अलग से, और वो पता भी नहीं पड़ रहा है। उस मूल्यों को वापस, उस परंपराओं को फिर से प्रतिष्ठित कर रहा है जनजीवन में, एक एक व्यक्ति में सारी परंपराओं, सारे मूल्यों को प्रतिष्ठित कर रहा है, माटी से जोड़ रहा है। आज कौन सी किताब ऐसी है आपके यहाँ, मुझे बताएं, जो बच्चों को माटी से जोड़ती है? किसी भी किताब में सतना का भूगोल पढ़ाया जाता हो तो मुझे बताओ, आपको एक नहीं मिलेगा।
बघेलों का इतिहास आपको हो सकता है मिल जाएगा, उनके खंडर मिलेंगे आज। उनका प्रभाव नहीं समझा सकते आप, नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाया जाता। जब वही बच्चा अगर बड़ा होगा तो वो क्या कौन से सतना से है, उसको कहाँ समझ, उसको कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा। तो राजस्थान की बात करेंगे तो कोई महाराणा प्रताप बोलेगा, कोई मीराबाई बोलेगा, तो विंध्य प्रदेश के भी भूगोल को कोई नहीं पढ़ा रहा। अब आपके यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा मान लीजिए बीए एमए करके कहीं नौकरी में बाहर गया, तो उसको आपके इस इलाके की कमी महसूस नहीं होगी। क्यों? कि वो कभी उससे जुड़ा ही नहीं। कमी कब महसूस होती है? जब आप जुड़ते हो फिर बिछुड़ जाते हो। पूरी पढ़ाई में आपके नई पीढ़ी को जमीन से जोड़ने का कोई सिलेबस किसी विषय का नहीं है, यूनिवर्सिटी तक में भी नहीं है। तो मैं सतना में पढ़ूं, बम्बई में पढ़ूं, जयपुर में पढ़ूं, सिंगापुर में पढ़ूं, कोई फर्क नहीं है। जो भी टीचर आता है मुझे सब्जेक्ट पढ़ा के घर चला जाता है। फिर मैं कैसे कहूँ कि मैं कौन सतना का हूँ, रीवा का हूँ या भोपाल का हूँ? सब बराबर है, क्योंकि किसी किताब में कोई चर्चा ही नहीं। इस बात को बिना इशारा किए पत्रिका अपने इन सामाजिक सरोकारों के माध्यम से जनजीवन में फिर से ला रहा है, जोड़ रहा है। अमृतम जलम का मतलब क्या? कि मैं अपने गांव की, अपने तालाब की मिट्टी खोद रही हूं। जब तालाब भर जाएगा सबसे बड़ी खुशी किसको होगी? मुझे ही होगी, क्योंकि मैंने उस मिट्टी को निकाला है। और मुझे बार बार मन में आएगा कि देखो मैंने इस तालाब की मिट्टी खोदी थी, तो मैं उस तालाब से जुड़ रहा हूं। पेड़ लगाने के लिए चल रहे हैं हम। आज मैं पेड़ लगाया, सतना छोड़ गया, 20 साल बाद आया, तो कोशिश मेरे दिमाग में बात आएगी, यार मैंने वहां एक पेड़ लगाया था, जरा देखे तो सही है या नहीं। पहले आप उस मिट्टी से जुड़े हुए हो, अभी भी इस बात को समझने की बात है, तो वो यहाँ समझ में आती है कि पढ़ाई ने नहीं जोड़ा, घर वालों ने भी नहीं जोड़ा, पत्रिका ने आपको फिर भी उस माटी से जोड़ के रखा है। एक बार राजस्थान के अकाल में पत्रिका ने एक मुहिम चलाई थी, एक मुट्ठी अनाज। छोटे बच्चों से बोला, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, कि जब आप स्कूल में जाएंगे तो एक मुट्ठी अनाज एक थैली में लेके जाना, अपने टीचर को जाके देना और उनको कहना कि मैडम आप इस अनाज को मेरे उन बहन भाइयों तक पहुंचवा दें जो इस अकाल में भूखे मर रहे हैं। तो इसका अर्थ है हमें अनाज इकट्ठा करना हमारा लक्ष्य नहीं था। उन बच्चों के जहन में वो परिस्थिति आनी चाहिए कि सब मेरे बहन भाई हैं। तकलीफ में एक दूसरे का हाथ बटाना हमारा धर्म है। ये जीवन मूल्य आज माँ बाप भी नहीं सिखा रहे। देखो तो सही चारों तरफ क्या हो रहा है। 2 पैसे आते हैं तो सबसे पहले तो मोबाइल ला देते हैं बच्चों को, टीवी देख रहा है, खाने की टेबल पे बैठो खाना खा तो एक हाथ में मोबाइल पे चल रहा है, एक हाथ में खाना खा, पता ही नहीं क्या गया पेट में, उसको पता ही नहीं किसने बनाया। समझिए हम जिंदगी को कहाँ, जिंदगी को हम विस्मृत करते हुए जी रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जी भी रहे हैं लेकिन भान नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं, कहाँ जाना है, मेरे जीवन की सार्थकता क्या है, कुछ नहीं मालूम। आज के जी एमए वाले को भी पूछो कि तुम क्यों जीना चाहते हो, तो वो कहेगा मेरे को अच्छा कैरियर मिल जाए बस। कौन सा मिल जाए कोई पता नहीं, जहाँ अखबार में खबर आई, विज्ञापन देखा, अब दरखास्त भेज दी हो, जहाँ नंबर आया वहीं घुस गए। खुद का कोई नजरिया नहीं, खुद का कोई लक्ष्य नहीं जीवन का, कि मैं जीवन को उपयोगी कब मानूं, ऐसा करूं, वहां पहुंचूं, ऐसा बनूं। कुछ है ही नहीं मेरे हाथ में, कुछ नहीं, नियंत्रण में कुछ। तब क्या, फिर क्या मेरे शिक्षा का मेरा अर्थ क्या हुआ? मैंने मान लीजिए डॉक्टर बन गया, माँ बाप की सारी कमाई लगा दी, डॉक्टर बन गया, अच्छा कैरियर बना लिया मैंने,
कैरियर अच्छा क्यों बनाया? क्योंकि मैं अपना अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, अच्छा परिवार खड़ा करना चाहता हूँ, अपना अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता हूँ, कुछ समाज को कुछ देना है, कुछ मुझे बनना है। बना क्या, हुआ क्या? 8 घंटे की नौकरी में 16 घंटे की जिंदगी को संवारना है, इसलिए मुझे अच्छा कैरियर चाहिए। पर आज मैं मान लीजिए डॉक्टर भी बन गया, तो अब घर कौन जा रहा है? अब डॉक्टर घर जा रहा है। बच्चों से डॉक्टर बात कर रहा है, पत्नी से डॉक्टर बात कर रहा है, माँ बाप से डॉक्टर बात कर रहा है। तो वो आदमी कहाँ चला गया जो डॉक्टर बनने गया था, जो परिवार को खड़ा करने के लिए डॉक्टर बन रहा था, जो अपने खुद के निर्माण के लिए डॉक्टर बना था, धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ को पूरा करने के लिए डॉक्टर बना था। वो आदमी खो गया और डॉक्टर रह गया। ये मेरी शिक्षा का आज का परिणाम है। हमें इन पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी, तब शिक्षा खाली पेट के लिए रहेगी। पेट भरने के लिए मुझे पढ़ना है 20 साल, कि मेरा पेट कैसा अच्छी तरह मैं भर सकता हूँ। 20 साल में तो कितने जानवर पैदा 20 बार पैदा होकर मर जाते हैं और पेट भी भर लेते हैं, बच्चे पैदा कर जाते हैं और फिर भी चला। और हम 20 साल तक केवल यही सीखते हैं कि मैं कैसे अच्छी तरह पेट भरूं। सोचिए, और ईश्वर का सबसे बढ़िया सृष्टि का उदाहरण है मानव, ये उसका उदाहरण है। और वो 20 साल के बाद में जब तक जीता है वो अपने पेट की चिंता में जी के चला जाता है। कितना अभावग्रस्त हो गया मेरा आदमी, किसी के काम आने लायक ही नहीं है, कि अपनी कमाई का एक हिस्सा माँ बाप के लिए भी खर्चने में जोर आता उसको। समझे हम इस बात को, जिनकी पूरी कमाई खर्च के पढ़ाई की, आज उनको अगर मुझे फिर अपने साथ रखना पड़ रहा है तो जोर आ रहा है उसको लग रहा है मेरी तनख्वाह में से जा रही। समझे हम कहाँ संकीर्ण हुए या विकसित हुए, इस बात को भी हमें बहुत गहराई से असल समझना पड़ेगा। और सही पूछे तो पत्रिका इन्हीं विषयों के ऊपर केंद्रित करता है पाठक को, इसीलिए जीवन में रचा बसा है, हर जगह खड़ा मिलता है। हर आवश्यकता सरकार पूरी करे नहीं करे, हम जनता को साथ लेकर अपने आप पूरी करने का प्रयास करते हैं जन सहयोग से। कितनी योजनाएं पत्रिका की ऐसी है, सब जन सहयोग से चलती। हम थोड़ी कुछ करने के लिए जा रहे होंगे, नहीं जाते, लेकिन जो शिक्षा ने जो नुकसान किया उसको हम समझाते हैं वापस, कि उस नुकसान की पूर्ति कुछ हम करेंगे, कुछ आप जुड़ के करो। आदमी को आदमी से अलग करती है शिक्षा, व्यक्ति को खुद से भी अलग करती है शिक्षा। मैं अपने बारे में भूल जाता हूँ कि मेरे कोई आत्मा भी है। शरीर माँ बाप पैदा करते हैं, आत्मा तो माँ बाप पैदा नहीं करते, वही शरीर में रहते हैं। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। शिक्षा शरीर के लिए काम आ रही है, मेरे काम नहीं आ रही। कितना बड़ा प्रश्न है। तो फिर मैं शिक्षित क्यों होना चाहता हूं अगर मेरे काम नहीं आ रही है? तो शरीर पे अटक गई आकर। हर पढ़े लिखे आदमी को देखिए, आहार निद्रा भय मैथुन, वही 4 चीजें जो पशुओं में है वही आदमी में रह गई। कहाँ गई उसकी आध्यात्मिकता, कहाँ गई उसकी पवित्रता, कहाँ गई उसकी आस्था के सवाल, सब गायब हो गए। हम उसके ऊपर कहीं भरोसा ही नहीं करते। अभी तो देखिए, ये मूल में पत्रिका इन चीजों को साथ लेकर चलती है, इसलिए पाठक साथ चलता है। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें, मैं अभी भी बार बार आपकी फिल्म को याद कर रहा हूं कि इसमें कितनी तरह की बातों को मैं अगर निकाल दूं, ये नहीं था, ये नहीं होगा, ये नहीं होता तो क्या होता। बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बहुत बड़ी। और वो सिर्फ इसलिए है कि पत्रिका दिमाग से व्यापारी नहीं है,
आपके कितने चुनाव हुए पत्रिका के वहां आने के बाद? किसी एक चुनाव में पत्रिका ने एक उम्मीदवार से 1 रुपया नहीं लिया, और उसके पहले खाली पैकेज चलता था। अभी 17 में जब सागर गया तो मुझे कहा लोगों ने कि साहब आपके आने का सबसे बड़ा आराम तो ये भी है कि अब से दूसरे अखबार वाले भी अब हमसे पैसा नहीं मांगते चुनाव में, और पहले छोड़ते नहीं थे। और हमारी खबरों के आप रिजल्ट देखे चुनावों के, व्यक्तिगत रूप से हम हर चुनाव में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर खुद अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। हर जिले में मध्य प्रदेश के में हम जाकर वहां के लोगों से डायरेक्ट खुद चर्चा करके आए हैं, उनकी समस्याओं को सुना, उनके क्या सपनों का जिला क्या बनाना चाहते हैं उनसे चर्चा हुई, उनके मुद्दों पे काम करके दिखाया। ये विश्वास ऐसे नहीं बनता, विश्वास में तपना पड़ता है। और मेरी टीम, मुझे बड़ी खुशी है, मैं भी बधाई देता हूँ अपनी टीम। रोजाना तपते हैं, जब पूरा शहर सोता है वो रात भर काम करते हैं, ऐसा नहीं है जब वो नहीं है, और निष्ठा के साथ काम करते हैं। ये उसी कारण से आज हम इस यहाँ तक आए कि मध्य प्रदेश में आकर भी आज हमने उतनी बड़ी इज्जत कमाई जितनी राजस्थान में थी। छत्तीसगढ़ में भी हमारी आज वही इज्जत है। तो इज्जत छोटे बड़े होने से नहीं होती है। बड़ा पेड़ तो हमने कहा ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आ गया, तो बड़ा होने से मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण होना जरूरी है, जीवन में काम आना जरूरी है, दर्द के अंदर भागीदारी वो जरूरी है। तो कोरोना में नहीं देखा आपने पत्रिका के लोगों ने क्या किया, कैसे भागते हुए मजदूरों के साथ काम जुड़े, कैसे अस्पताल सरकार में प्रेशर बनाया, जगह जगह पर टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, इंतजाम क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है, अस्पतालों की व्यवस्था क्यों नहीं है, कैसे कर्फ्यू वाले इलाकों में से लाइव रिपोर्टिंग करी, कैसे घरों में डोर टू डोर जाकर के और लोगों की मदद करी। तो ये अखबार का काम थोड़ी है। और हम अखबार का मतलब खबर वाले लोग भी नहीं है, हम जीवन का हिस्सा बनते। तभी तो हमने कहा आपकी आवाज बनना, आपकी आवाज का मतलब आपके समग्र जीवन के साथ जुड़ करके आपका प्रतिनिधि बने, तब आपकी आवाज कहलाएगा। आज मुझे सचमुच इस बारे में तो गर्व है कि हमारी टीम ने वो कर दिखाया कि आज पत्रिका आपकी पूरे विंध्य प्रदेश की पन्ना का हीरे की खाने बंद हो गई थी, कैसे चालू हुई। बहुत सी चीजें इतना किसानों का आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश के किसान अभी भी शांति से खेती भी, कटाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, नई बात भी चल रही है। कितना अनाज पिछली बार भंडारण में खराब हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि पत्रिका की मुहिम के कारण करोड़ों रुपए का जुर्माना लग गया। इतने सालों में नहीं लगा। 50,000 करोड़ का अनाज मध्य प्रदेश में हर साल बीतता था, सड़ता था, एक्शन कभी नहीं हुआ। इस बार पत्रिका ने इसको मुहिम बनाई, तो अगले साल आप देखना इसका परिणाम तब आएगा कि अगली बरसात से पहले कितनी तैयारियां हो जाती है। इसको समझना पड़ेगा कि भूमिका कहाँ दिखती है। 50,000 करोड़ का कितने किसानों की जिंदगी की खून पसीने की कमाई उसमें बह गई। अफसरों को तो दर्द नहीं है वहां, उनके तो गिनती है, आंकड़े हैं, आदमी नहीं है वहां उनके पास। 15 मरे तो मरे, वो लिख देगा 15 मरे, 18 मरे, कुछ भी है, वो आंकड़े ही है उनके लिए। जिंदगी में उनके पास दर्द का रिश्ता नहीं है, उनकी फाइलें आंकड़ों से चलती है। इसलिए कितना सड़ता है, कितना नहीं सड़ता, कितने मर रहे हैं, कितनी आत्महत्या हो रही, उनको आंकड़ों के बाद उसके आगे कोई दर्द नहीं है। इसको समझना पड़ेगा हमें। उनको भी है, वो भी हमारे समाज के लोग, कई बाहर से टपके नहीं है, पर हमको व्यवस्था के साथ उनको भी जोड़ करके समाज में उपयोगी बनाना है। तो अलग थलग क्यों पड़े हैं, हमारा उनके साथ कुछ तो रिश्ता है। पत्रिका को सही पूछे तो इस काम में भी
बहुत बड़ा रास्ता पत्रिका खोल रहा है, शिक्षा को वापस जोड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में कितने अखबार काम कर रहे हैं, पशुपालन में कितने अखबार काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे कोई नहीं। कौन ऐसा पत्रकार है जो पशु मेले में 3 दिन रात को वही रहेगा? कोई तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो आजकल चौथा स्तंभ कहते अपने आप को, सरकार के साथ जुड़ गए। पत्रिका ने कभी नहीं कहा कि हम चौथा स्तंभ है, हम तो 3 ही स्तंभ मानेंगे लोकतंत्र के। पत्रिका सेतु है जनता और सरकार के बीच। अगर मैं भी कहूँ चौथा पाया बन गया तो इसका मतलब है मैं भी गवर्नमेंट बन गया, गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया, तो फिर जनता का फिर मेरा रिश्ता कहाँ रह गया? जो अफसरों का रिश्ता है वही मेरा रिश्ता है जनता के साथ। इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग फिर फेक न्यूज और क्या पेड न्यूज और ये सब चलते हैं, प्रोपेगेंडा, ये सब इसलिए चलते हैं कि जनता से अगर कट गए हम तो हम कुछ भी हम जिम्मेदारी अपनी मानेंगे ही नहीं। जो हो रहा होता है किससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं। पत्रिका इस दृष्टि से बहुत अलग है, सिद्धांत है पत्रिका की। अपना पत्रिका का खुद का एक व्यक्तित्व है, पत्रिका के अपने सिद्धांत हैं, पत्रिका का अपना एक दृष्टिकोण है, पत्रिका का अपना एक उद्देश्य है, समाज के निर्माण में उसकी एक भूमिका है। केवल मात्र अखबार व्यापार बिल्कुल नहीं, वो बहुत बाद में उसका व्यापार काम करोगे तो हो जाएगा। उसके लिए अलग भागने की जरूरत क्या है? विश्वास पैदा करो, वो पहली जरूरत है। मशाल बनो और मिसाल बनो, ये पत्रिका को देख के चलना है। आने वाली पीढ़ी के पास के सामने नई चुनौतियां हैं, नई टेक्निक्स आने वाली हैं, हमारे पास साधन ही नहीं है। हम उनका मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अभी 4G में अवेलेबल नहीं है फोन, 5G आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। क्या करेंगे? हमारी पीढ़ियां कहाँ जाने वाली? पढ़ी लिखी सब घर में बैठी है। तो हमें एक माहौल ऐसा भी बनाना चाहिए कि ये जो घर बैठे हुए बच्चे हैं ये कुछ ना कुछ अपने आप करना सीखे, कुछ पुश्तैनी कामों में जुड़े, कुछ अपने स्तर पर लोकल काम से जुड़ जाए, सरकार की तरफ देखना बंद कर दें। अब उधर देखने का ज्यादा लाभ होता नजर नहीं आता। लाभ जब भी है अपने हाथों पे भरोसा करें, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करें, और आपके पास क्या सपना है अपने क्षेत्र का वो आप पत्रिका के सामने रखें, हमारी टीम के सामने रखें। आपकी कौन सी समस्याएं हैं, विकास में आपकी क्या बाधाएं हैं, हमारी टीम के सामने रखें। हमारी टीम आपके साथ बैठेगी, डिस्कस करेगी, समस्याओं को उठाएगी, सरकार के सामने रखेगी। जरूरत हुई तो वार्ता के लिए कोई ना कोई मार्ग निकाला जाएगा। पर हम मिलकर के आपके सपने को पूरा करें तो मुझे भी गर्व होगा, मुझे भी लगेगा कि हमारे यहाँ आने की जो भूमिका थी वो सार्थक हुई। पर इस बारे में आप भी मुझे बताएं, जैसे हर बात संवाद सेतु में लोग बताते हैं कि हमारे पास पिछली बार ये था, इस बार ये आवश्यकताएं हैं या इस तरह की तकलीफें हैं, तो मैं इस बार आपसे सुनना भी चाहता हूँ। हम देखें, हम इसमें जो आप निश्चित मानना आपकी जो भी समस्या है, शिकायत है, हमारी टीम तहे दिल से पीछे लग के उनको दूर करेगी। क्यों? कि वो आपकी शिकायत नहीं, वो हमारी भी शिकायत है। वो आपकी समस्या नहीं है, वो हमारी भी समस्या है, क्योंकि अब हम और आप दो नहीं है। कभी कोई पेड़ का पत्ता टहनी से अलग नहीं होता, जड़ से अलग नहीं होता, फूल और फल से अलग नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब मिलकर पेड़ होता है। यह समझने की बात। तो आप कहीं भी बैठे हैं, कई टहनी होंगी, कई पत्ते होंगे, पर हम सब एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इस भरोसे के साथ पत्रिका खड़ा रहता है बीच में। इसको और गहराई से समझे, हमें इस पेड़ को सींचना है और बड़ा बने, खूब लोगों को फल मिले, छाया मिले, पक्षियों को नीड़ की जगह मिले। देखो
तब कोई सार्थकता है पेड़ की। अगर बीज जमीन में नहीं गड़ेगा तो पेड़ नहीं बनेगा। उसकी सार्थकता पेड़ बनने में है। उसको आप फ्रिज में रख दो कि खराब नहीं होगा, पर पेड़ नहीं बनेगा। तो आज का पढ़ा लिखा आदमी जैसे नौकरी करके मर जाता है, वो फ्रिज में पड़ा पड़ा मर जाएगा। जमीन में गड़ना सीखो ताकि पेड़ बन सको, किसी के काम आ सको, और आपका किया हुआ नई पीढ़ी के भी काम आए। इसी के साथ में आपका सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बड़े भाई साहब। आपने अपने अनुभवों और दूरगामी सोच के साथ विंध्य क्षेत्र के विकास का जो खाका खींचा है वो निश्चित तौर पे बड़ा प्रेरणादायी है और भावी पीढ़ियों की दिशा तय करने वाला भी है। हम सब एक पेड़ हैं कि उदाहरण से आपने जो रास्ता सुझाया है असल में यही जीवन मंत्र है। आइए अब हम सब अग्रसर होते हैं संवाद सेतु के उस भाग की ओर जिसमें हम जानेंगे जिले के और क्षेत्र के सुधी पाठकों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, तमाम प्रबुद्धजनों के मन की बात। इस चर्चा में आपके सवाल होंगे और बड़े भाई साहब के जवाब होंगे, साथ ही आपके कुछ बहुमूल्य सुझाव भी आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं इसमें आमंत्रित करने के लिए पुष्पेंद्र जी को मैं कहूँगा कि वो अनम्यूट करें और परिचय के साथ में चर्चा शुरू करवाएं। पुष्पेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? पुष्पेंद्र पांडे जी, नीरज जी, पुष्पेंद्र पांडे जी को पुष्पेंद्र जी का पूरा नाम? पुष्पेंद्र पांडे। सबसे पहले तो मैं सतना टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर जैसा उद्बोधन मानस नर्तक हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब का रहा, वह निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणादायक व ऊर्जाशील है। आज हमारे साथ विंध्य क्षेत्र के प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हैं जिनके अपने विचार विंध्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्हीं विचारों से मुखातिब होने के लिए सर्वप्रथम मैं सतना सांसद गणेश सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें और बड़े भाई साहब से अगर कुछ सवाल जवाब हो तो उनको भी रखें। सतना सांसद गणेश सिंह। आप साथ ही सभी लोगों को अनम्यूट करने के लिए भी बोल दिया करें। हाँ, कैसे म्यूट रही है आवाज, ये बीच में बना रहा छोट वाला है। सतना सांसद गणेश सिंह जी, अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया अपने विचार रखिए। दे रहा हूँ रुक जाइए। बोलने का मोहन सिंह हेलो, मोहन सिंह, मुझे अपनी बात करनी है। जी 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 जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय कोठारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे इधर के बहुत लोगों से वो जुड़े, इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो आपका पत्रिकोत्सव का कार्यक्रम है इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मैं दरअसल जुड़ा था लेकिन यहाँ पर सिग्नल्स की प्रॉब्लम थी, कुछ त्रुटि थी, इसलिए आवाज उनकी कोठारी साहब नहीं आ पा रही थी। तो विषय के बारे में तो बहुत जानकारी हो नहीं पाई,
मैं तो अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। गणेश सिंह जी, हम दरअसल कुछ ये ऐसा विषय जानना आकर चाहते हैं कि आप विंध्य क्षेत्र के बारे में, वहाँ के विकास के बारे में आपका क्या रोड मैप है आपके मन में, और पत्रिका के साथ मिलकर के क्या किया जा सकता है, पाठकों के लिए क्या किया जा सकता है क्षेत्र के लिए, ये हम जानना चाहते हैं। पत्रिका की ये जो पहल है विभिन्न क्षेत्रों के विकास पे, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश जब 1 नवंबर 1956 को बना, तब से लेकर के जो संयुक्त मध्य प्रदेश के विकास का काम शुरू हुआ, बाद में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। आज मध्य प्रदेश के जो हमारे हिस्से हैं उसमें मालवा है, हमारा ग्वालियर चंबल संभाग है, बुंदेलखंड है, महाकौशल है, विंध्य है। ये सारे क्षेत्रों में मुझे लगता है कि एक समुचित विकास की रूपरेखा हमारे प्रदेश सरकार के माध्यम से रखी गई और उसको किया भी गया। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का जितना भी विकास हुआ है वो सभी क्षेत्रों में एक समान है। कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। जो संसाधन है उन संसाधनों का सही उपयोग पूरे राज्य भर में राज्य सरकारों ने करने की कोशिश की है। विशेष रूप से मैं 2004 से लेकर के आज तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक चहुमुखी विकास हुआ है। 2004 के पहले हमारे मध्य प्रदेश में 2003 के पहले मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में पूरे देश के लोग जानते थे, लेकिन इसके बाद आज एक विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। और मैं मानता हूं कि उसी हिसाब से एक निश्चित कार्य योजना को लेकर के एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हमारे सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन स्थानीय मुद्दों में भी बहुत सारे मामलों का हल हुआ है। जैसे हमारे विंध्य क्षेत्र में बाढ़ सागर का गणेश सिंह पानी, जी, मेरा एक आग्रह है आपसे कि मतलब जो हो चुका है उसके बजाय हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में यदि आप कुछ विचार रखना चाहें बिना किसी भूमिका के। राजनीति भी नहीं। जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट हो गया आपका। ये राजनीति भी नहीं। हाँ, राजनीतिक चर्चा ना करें यहाँ पर। आपका माइक म्यूट है जी। पुष्पेन जी, अगले वक्त लिख लीजिए। अगला क्या हो रहा है? पुष्पेन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पुष्पेन जी, कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी को आमंत्रित करते हैं कि वो विंध्य के विकास, आगामी विकास के जो भी रूपरेखा हो या जो भी प्लान हो उस पे जो है तो बात करें। राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा विधायक। राजेंद्र शुक्ला जी किस नाम से जुड़े हैं, क्या बता पाएंगे? उनको अनम्यूट कर दें, आपके पास राइट है। नेक्स्ट ले लें। पुष्पेन जी, नेक्स्ट ले लें फटाफट। इसके बाद सुब्रत मणि त्रिपाठी जी, किसान नेता हैं। सुब्रत मणि त्रिपाठी। आदरणीय बड़े भाई साहब को, पूजनीय कोठारी भाई साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती का उनके ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि हम सब लोगों की वो आवाज बने हैं। हम सोचते हैं हमारी पत्रिका हमारी राष्ट्र की आवाज है, एक आम आदमी की आवाज है, एक गांव की पगडंडियों में रहने वाले की आवाज है। और पत्रिका से हम बहुत स्नेह रखते हैं और भाई साहब का आशीर्वाद हमें तो आज मैं भाव विभोर हो गया। भाई साहब के दर्शन मिले हमें और मैं अपनी मन की बात जी मन की बात कह लिया, फिर विकास की बात कहता हूँ। आदरणीय है, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे पत्रिका ने बहुत ही बड़े सामाजिक सरोकार
ये कार्य किए हैं, लगातार किए हैं, और हमें भी ये सभी जन को मौका दिया है समाज के लिए कुछ काम करने के लिए। जैसा भाई साहब कह रहे थे कि हमारा आत्मा और शरीर, हम डॉक्टर बन गए लेकिन इंसान नहीं रह गए, हम किसान बन गए लेकिन इंसान, हमें सबसे पहले तो इंसान रहना है, इस प्रकृति के लिए और मानव जीवन के लिए काम करने। विंध्य क्षेत्र में विकास के जो नए आयाम हैं, सीमेंट उद्योग से लेके रेलवे का भी विकास हो रहा है, सीमेंट उद्योग है, और हमारे यहाँ वन संपदा से लेके आप देखते हैं नेशनल टाइगर रिजर्व भी हैं। और हम ये चाहेंगे कि अपनी पत्रिका मुहिम में हमारे यहाँ जो पर्यटन क्षेत्र है, हम देखते हैं देश विदेश में छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं, वो इतने हाईलाइट हो जाते हैं। हमारे रीवा में चचाई से लेके बहुत ही पूर्वा इतने अच्छे जलप्रपात हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है। एक पर्यटन के केंद्र के रूप में हमारा विंध्य विकसित हो सकता है, और पर्यटन जहां जाता है वहां बेरोजगारी भी दूर होगी, कि लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। वहीं हम आप ये जरूर चाहते हैं, एक पत्रिका से बहुत ही आशा भरी निगाहों से आदरणीय श्रद्धेय बड़े भाई साहब से निवेदन करना चाहते हैं। हमारे देश के राजनेता हमेशा कहते हैं कि हमने इस क्षेत्र का विकास कर दिया, लेकिन कोई राजनेता ये नहीं कहता कि हमारा भी विकास हुआ है। तो जो चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा या कभी भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, उससे पहले जो हलफनामे दिए जाते हैं राजनेताओं द्वारा, तो उनके हलफनामों को जरूर छपना चाहिए कि नेताओं का कितना विकास हुआ है। इस मुद्दे पे क्या है कि हम लोगों को अपमानित किया जाता है कि हमने विकास किया, जैसे उन लोगों ने कुछ उनके लिए जनता ने कुछ किया ही नहीं। फिर दूसरी चीज रही, हमारे विंध्य क्षेत्र में जैसे अभी गांव है, हमारे गांव भी पगडंडियों से जुड़े हुए हैं। आने वाली बरसातों में आप देखते हैं खाट के ऊपर, माच के ऊपर लोगों को लेके 4-4, 6-6 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, तब तक वो मेन रोड तक पहुंच पाते हैं। हम अपने पत्रिका के माध्यम से ये जरूर चाहते हैं कि हर जितने भी ब्लॉक हैं, अपने रीवा जिले के ब्लॉक हैं, तहसील प्लेस हैं, पूरे देश में हमारा गांव, हमारी पत्रिका गांव की समस्याओं से आम आदमियों को रूबरू करने के लिए एक साप्ताहिक अगर शुरू किया जाए कि इस ब्लॉक में, इस रीवा जिले में उपेक्षित जो गांव है, जहां पगडंडियां हैं, जहां रास्ते नहीं है, उनकी बात आगे आए, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे अमृतम जलम से लेके सारी चीजें सफलता के पायदान पर पहुंची, वैसे हमारी पत्रिका हम लोगों की आवाज बनेगी। वहीं हम लोगों के यहाँ सेवा सहकारी समितियां, पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी सेवा सहकारी समितियां, सोचिए गेहूं का खरीदी का काम शुरू होने वाला है। रीवा जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं। किसी विधायक, किसी सांसद, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक गोदाम वहां नहीं बनवाए। पत्रिका ने अभियान शुरू किया था, कितना खाद्यान्न सड़ा, उसके बाद पहल हुई, उठाव तो होने लगे, लेकिन हम लोगों के यहाँ गोदाम कमी है। तो हम आपके माध्यम से जरूर चाहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में या देश में जहां भी सेवा सहकारी समितियां हैं, उनकी स्थिति के बारे में भी लिखा जाना चाहिए कि जिले में 148 सेवा सहकारी समितियां हैं, लेकिन उसमें गोदाम नहीं है। आप सोचिए 100 सेंटर गेहूं के खरीदी के बनाए गए हैं कोरोना काल में, जबकि 148 सेवा सहकारी समितियां रीवा में है। आखिर 148 सेवा सहकारी समितियां क्यों नहीं सेंटर बन सकती? बहुत सारी बातें हैं, और हमारी पत्रिका समूह के सभी लोग, हमारे यहाँ के आदरणीय गहरवार जी, वैस जी, सभी पत्रिका परिवार के लोग बहुत ही सरलता से, बहुत ही सरलता से सब लोगों की बातें रखते हैं। उनके लिए मैं आदरणीय कोठारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम सोनिया जाली, उपकार हम है संस्था की फाउंडर सोनिया जाली जी को आमंत्रित करेंगे कि वो अपनी बात रखें। ऑलरेडी तब बोल चुके हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, जहां तक हो सके इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। मैं यकीन नहीं कर पा रही कि आज हमारे सामने मेरा बड़े भाई गुलाब कोठारी जी, बहुत ही आदरणीय, सम्मानीय, बहुत ही आदर से लिया जाने वाला एक नाम। मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप सतना में जरूर आए, और आपको पहली बधाई, आपको नहीं हम सबको, उपकार की पूरी टीम को इनके 8th एनिवर्सरी की। और हम उपकार, हम है सोसाइटी में 55 बच्चियों को गोद लिए हुए हैं सर। हम और आप दोनों बचपन के साथी हैं। अब सर पूछेंगे कि कैसे? सर, आपको 8 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और मुझको 7 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इन 55 बच्चियों को गोद लेकर। हमारा और आपका बचपन का रिश्ता है। अब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा चलना सीख लिया है। पत्रिका निसंदेह पूरे देश पर एक दिन अपना झंडा गाड़ेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सर, सेकंड बधाई आपको देना चाहूंगी, आपकी पूरी टीम को, चाहे वो राजेंद्र गहवार सर हो, पांडे सर हो,
सब इतने इत्मीनान से हमारी सोनिया बात जी, सुनते मेरा हैं। आग्रह है कि आप मैडम सीधा आपसे आग्रह सीधा आप है कि विकास पे अपनी बात रखें, विकास की अपनी बात जो भी है। हाँ सर, विकास तो बस मैं इतना ही चाहूंगी कि जैसे मेरे 55 बेटियों को लिया हुआ है, तो बेटियों के ऊपर थोड़ा सा और काम किया जाए, फ्लाईओवर जल्दी से बनाया जाए। सर जैसे आपको मालूम है यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है फ्लाईओवर के कारण कि मास्क तो चलो ठीक है कोरोना के कारण पहनना पड़ रहा है, कि लगता है हमेशा ही पहनना पड़ेगा क्या सर? ये आपकी एक आवाज हमारी बहुत हेल्प करेगी सर। हम चाहेंगे कि फ्लाईओवर का काम जल्दी से कराएं और बेटियों के ऊपर जरूर कुछ और भी आप पत्रिका सब समूह मिलकर एक अच्छा सा कुछ और क्रिएटिव सा वर्क निकालें। थैंक यू। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सीधी से नीरज कुंदेर जी जुड़े हैं। नीरज कुंदेर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कृपया अपनी बात रखें। सभी से आग्रह है कि समय बहुत कम है, इसलिए कम शब्दों में जो है तो सिर्फ विंध्य के विकास की बात ही करें तो अच्छा रहेगा। नीरज कुंदेर जी। नेक्स्ट प्लीज। अनंत सोनी जी, चेयरमैन AKS यूनिवर्सिटी। पुष्पन जी किस नाम से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा वो देख सकते हैं, हम लोग अनम्यूट कर लेंगे उनको। अनंत सोनी को। अनंत सोनी जी। अनम्यूट करें स्वयं को अनंत जी। अनंत जी आप अनम्यूट करें। कृपया अनम्यूट कर दें और अपनी बात रखें। नेक्स्ट ले लीजिए। इसके बाद पन्ना से समाज सेवी यूसुफ बेग जी। यूसुफ बेग जी पन्ना। सॉरी सर, मेरा थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब था। मैं गुलाब कोठारी जी को सर सादर प्रणाम करता हूं। पत्रिका समूह के द्वारा जो यहाँ पर आवाज उठाई गई है विंध्य क्षेत्र में, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम हुए हैं और वो हम देखते आए हैं। लगातार कई प्रोजेक्ट्स में भी काम हुए। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यदि इस पे थोड़ा सा काम किया जाए। यद्यपि कई मंचों पे ये बात उठी है, लेकिन थोड़ा सा सतना के लिए जो ट्रैफिक की समस्या है उसके संबंध में मैं एक बात कई स्टेज पे मैंने रखी है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। जैसे सतना में जो एक ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज सकरा होने के कारण यहाँ ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या रहती है और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और एक जोन बना हुआ है जो एक्सीडेंटल जोन कहलाता है। वहाँ पर सतना में सिविल लाइन से जब चलते हैं तो सर्किट हाउस चौराहे पर इसका एक एक्सीडेंटल जोन है। यदि हम यहाँ पर, मेरी बात सुनाई दे रही है सर पुष्पन जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। मैं ये चाहता हूँ, मतलब हमारी सबकी इच्छा, मेरा मतलब पर्सनल नहीं है, कि यदि हम ओवरब्रिज पे एक कैंटिलीवर बना करके जिसमें दोनों साइड रोड्स हैं नीचे, वहां पर पिलर खड़ा करके और कैंटिलीवर से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दें, तो ये जो अभी डबल लाइन की रोड है जो ओवरब्रिज में, ये 4 लेन हो सकती है और 4 लेन होने के बाद में जो 2 लेन है उसको हम आगे तक एक्सटेंड करके उतार सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंटल जोन खत्म हो जाएगा। ये मैं, यदि आप पत्रिका समूह की तरफ से टेक्निकली इसको वेट करा लें और इसको आगे बढ़ाएं
तो सतना के लोगों की एक बहुत बड़ी सेवा आपके माध्यम से होगी। ऐसे ही सतना में जो बाईपास का काम है देखिए बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जो गति थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए तो सतना में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो उनकी गति रुक सकती है। इसमें भी यदि आपका प्रयास होगा तो सतना का बहुत बड़ा भला हो सकता है। यद्यपि हमारे सांसद जी और जो विधायक हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होगी या जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा, लेकिन उसमें आपकी मदद बहुत मददगार हो सकती है। मैं यही कहना चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ सर कि आपको मेरी तरफ से वेट करना पड़ा। उसमें जी थैंक यू। अनंत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सीबी शुक्ला, आप रिटायर्ड डायरेक्टर संजय गांधी कॉलेज, संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा, डॉक्टर सीबी शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। अनम्यूट के लिए बोल दिया करें पांडे जी। जी मैं सर्वप्रथम आदरणीय कोठारी जी और आदरणीय गहरवार जी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी पार्टिसिपेंट को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दो पूर्व वक्ताओं द्वारा काफी कुछ बताया गया है और कोठारी साहब ने जो प्रॉब्लम्स रखे और उसको सॉल्व करने का वो किया, निश्चित रूप से बहुत ही शिक्षाप्रद थे। गहरवार जी ने भी क्षेत्रीय मुद्दों को के बारे में बताया। मैं ज्यादा समय न लेकर के 3 विषयों पर बात करना चाहूंगा: शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण। यदि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ठीक हो तो उस एरिया का डेवलपमेंट माना जाता है। जैसा कि कोठारी जी ने कहा, आज हम पुरानी चीजों को भूल चुके हैं। हमारा जल लेवल नीचे जा रहा है। हमें जो पुराने तालाब हैं जिसपे अतिक्रमण कर लिए लोग हैं, उसको पुनः जो है ओल्ड फॉर्म में लाएं, जिससे कि हमारा वाटर लेवल सही रहे। बहुत पुराने समय में देखिए तालाबों में से लोग पानी पीते थे, तालाबों से पूरी सिंचाई करते थे, बहुत कुछ तालाब जो है हमको देता था, लेकिन हम उससे दूर हो चुके हैं। दूसरी जो शिक्षा है, शिक्षा हमारे रीवा डिवीजन में, रीवा शहर में कहने को तो सभी संस्थाएं हैं। विद्यालय से खुलने से या बिल्डिंग बनने से या अच्छी लाइब्रेरी रखने से अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। अच्छी शिक्षा वो होती है जो जॉब ओरिएंटेड हो। अभी मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, विद्यार्थी इंटरमीडिएट में फिजिक्स में 92% मार्क्स पाया था। मैंने उससे केवल फिजिक्स की स्पेलिंग पूछी और वो बताने में असमर्थ रहा। तो जो हमारा शिक्षा का स्तर है, जब तक हम इसको ऊंचे नहीं उठाएंगे तब तक हम शहर का, देश का, प्रदेश का विकास नहीं सोच सकते। आईटी सेक्टर रीवा में, आईटी जो है आजकल बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है और आईटी टेक्नोलॉजी के लिए विद्यालय तो खुले हुए हैं, लेकिन जो उनको लेवल है वो उस स्तर पे नहीं है, जिससे इस क्षेत्र के बच्चे बाहर जाकर के कोई जॉब नहीं पा पाते। बहुत ही लिमिटेड बच्चे जो है जॉब पा पाते हैं। तो हमें एजुकेशन पर आगे बढ़ना है। दूसरा स्वास्थ्य है। हम कहते हैं हम एक अच्छे डॉक्टर, हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने से डॉक्टर नहीं होता। जैसा कोठारी भाई साहब ने कहा कि जब डॉक्टर, मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट वाला व्यक्ति आया है,
उसका फ्रैक्चर है, बॉडी में बहुत ही चोटें हैं, जब वो डॉक्टर अपने को उस स्थिति में कि यदि मैं ऐसा होता तो मेरे साथ क्या सलूट करना चाहिए था, कैसा व्यवहार होना चाहिए, अगर डॉक्टर के मन में ये भावना आ जाए तो निश्चित रूप से हमारी चिकित्सा विधि में बहुत ही आगे बढ़ेगा। डॉक्टर वेदनाशील होना चाहिए, डॉक्टर को समझना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हम कॉलेज खोल करके केवल ज्ञान नहीं दे सकते, हम कम स्कूल खोले, कम कॉलेज खोले, लेकिन जो खोले स्टैंडर्ड के खोले। शुक्ला जी, मेरा आग्रह है आप थोड़ा सा इसमें संक्षिप्त में बता दीजिए अपनी बात, क्योंकि आगे भी और भी वक्ता है हमारे साथ में। पुष्पेन जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवी शुक्ला जी। कार्यक्रम की अगली कली में हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह जी। तो आपसे आग्रह है कि किसानों से संबंधित बातें ही रखें और कृपया अनम्यूट कर लें, ऑडियो अनम्यूट कर लें। जगदीश सिंह जी। जगदीश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। जगदीश सिंह जी, कृपया माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, आ गया जी। हाँ, मैं सर भी कोठारी साहब जी को मेरा नमस्कार। अभी आदरणीय कोठारी साहब ने जो अपने चित्रकूट और पन्ना की बात किया हूँ, आज चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली माना जाता है। 12 साल भगवान राम रहे और जितनी गरीबी चित्रकूट में आज है, आजादी के बाद अभी तक शायद मैंने कहीं नहीं देखी। वहाँ की गरीब आदिवासी औरतें दिन भर लकड़ी काटती हैं और मुश्किल से 100 रुपये की लकड़ी काटती हैं और एक दिन भर काटेंगी, दूसरे दिन रेलगाड़ी से वो अपनी कमर में बांध करके बच्चों को और लकड़ी गट्ठे उठा करके सपना बेचती है। वहाँ निरक्षरता मुझे साक्षरता मुझे लगता है सबसे कम है मध्य प्रदेश में, और गरीबी और साक्षरता का सबसे बड़ा अगर देखना हो तो चित्रकूट आप देखिए। आज भी वहाँ 90% गाँव में 99% गाँव अभी कच्चे मकान बने हुए। वहाँ न पानी का साधन है, न वहाँ जमीन लेवल है, न वहाँ कोई सरकारी कोई सुविधा दे पाते। दूसरी बात, आदरणीय कोठारी साहब ने पन्ना का नाम लिया। आज पन्ना में हीरा की खदानें हैं, लेकिन वहाँ भी मध्य प्रदेश में सबसे कम, चित्रकूट के बाद वहाँ की साक्षरता कम। हीरा वहाँ से निकलता है, वो चला जाता है सूरत और राजकोट चला जाता है, लेकिन वहाँ के मजदूर आज भी फटे हाल है। वहाँ पानी का भी अभाव है, पहाड़ी जमीनें हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। तो विकास जब तक जमीन में नहीं दिखेगा। एक सेकंड और बात करना चाहता हूँ। आदरणीय, आपके पेपर में 3/7/1915 को ये दिया गया था, ये अखबार है आपका। इसमें सांसदों की तनख्वाह दी गई थी कि आजादी के समय सांसद की तनख्वाह 400 रुपए थी। आज उसी सांसद की तनख्वाह 4 लाख रुपए, 1000 गुना तनख्वाह बढ़ी। और अनाज आपके अखबार में गेहूं का रेट 65 रुपया कुंटल था, आज मात्र 2000 रुपया कुंटल है। किसानों की उपज का केवल 30 गुना बढ़ा। तो ऐसे संकट 30 गुना और यहाँ 1000 गुना बढ़ेगा तो किसान कैसे जीवित रह सकेगा? आपके इसके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूँ आदरणीय कोठारी जी को। धन्यवाद जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो सिंगरौली से हमारे साथ जुड़े हैं आशीष सहवाल जी, कृपया बहुत संक्षिप्त बातें करें, संक्षिप्त और सारगर्भित बातें करें।
आशीष सहवाल जी। जी, पूरे पत्रिका परिवार को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं पत्रिका के लिए, जैसा कि आदरणीय कोठारी सर ने कहा था कि ऐसी चीजें जो लोगों को जोड़ करके रखें, या दूसरे शब्दों में अपन ये कहें कि जो अपनी समस्याएं हैं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की समस्याएं किसी अन्य के साथ नहीं शेयर करना चाहता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पत्रिका हमारा परिवार है, और सिंगरौली की समस्याओं को अगर मैं अपने परिवार के सामने रखूंगा तो निश्चित रूप से उसके कुछ अच्छे उपाय निकलेंगे। समस्या जो यहाँ पे मुख्य रूप से है, जैसा कि हर कोई बात कर रहा है पर्यावरण के विषय में, तालाबों के संरक्षण को लेकर के। हमारे सिंगरौली में मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर में एक तालाब है, और बलियरी एरिया कहते हैं उसको। वहां पे एक मंदिर भी है। लोग वहां अक्सर भीड़ में लोग आते जाते हैं, पूजा करने के लिए रहते हैं। उस तालाब को एनटीपीसी के द्वारा जो राख निकलती है वहां से कंप्लीटली उसको पाटा जा रहा है। अब उनका क्या उद्देश्य है, पाट करके उसके ऊपर वो क्या बनाना चाहते हैं, इसके विषय में मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि अगर पत्रिका परिवार साथ दे तो उस तालाब को अभी भी उसको बचाया जा सकता है। क्योंकि अभी 10 दिन पहले की बात है, मैं जब उस ओर से निकला था तो मैंने देखा उसको कि उसके आसपास के एरिया को तो पाट दिया गया है, लेकिन वो तालाब अभी भी जीवित है। लेकिन आने वाले समय में वो क्या कर सकते हैं उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और एक और मुख्य विषय जिसके बारे में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, वो ये कि पत्रिका जब साल भर पहले की बात है, इन्होंने तालाब और नदियों के संरक्षण को लेकर के, हमारे यहाँ काचन नदी है, उसमें पत्रिका की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी वजह से केवल उस नदी को पिछले आप देखें तो 20 या 25 दिन का उन लोगों ने उस वर्ष समय लिया था, और उस नदी को देखने लायक बनाया था। जन समूह को लेकर के उस समय जो पत्रिका के ब्यूरो थे और पूरी टीम को लेकर के, सामान्य लोगों को लेकर के वो वहां पे जाते थे, और पूरे नदी को उन्होंने इतना अच्छा कर दिया था, वहां का पानी एकदम निर्मल हो गया था, और लोग उनके साथ जुड़ना चाहते थे और चाहते थे कि ऐसे ही सारे तालाबों को ठीक अच्छे से पुनर्जीवित किया जाए। समस्या ये हो गई कि जब तक भाई पत्रिका का ये अभियान चलता रहा, लोगों ने उनका साथ दिया, 1 या 2 नदियां बहुत अच्छी हुई, लेकिन हो सकता है कि पत्रिका चूंकि बहुत सारे चीजों को लेकर के कार्य रहता है, उस पर जैसे ही उनका ध्यान हटा, आज आप जा करके देखेंगे उस नदी की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो रिलायंस की कंपनी है, वहां से उनका जो खराब पानी निकलता है वो पूरा पानी उस नदी में मिलता है, और उसमें एक भी जलीय जीव आपको जीवित नहीं मिलेगा, या होगा ही नहीं वहां पे। ये स्थिति है। धन्यवाद आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगली कड़ी में दरबार वाहिनी से उषा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उषा जी, आपको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि अपनी बात रखें, महिला सशक्तिकरण की बात रखें। उषा जी, उषा यादव जी, कृपया माइक अनम्यूट कर लें। नमस्कार, मैं उषा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, बहिन दरबार से। ये 8 वर्ष इनका पत्रिका पूरा हो चुका है। इस पर पत्रिका आपका साउंड इको हो रहा है उषा जी। ये आप क्या शायद 2 मोबाइल तो नहीं चल रहे हैं? यदि 2 चल रहे हैं तो एक पर आप कर लीजिए, एक बंद कर दीजिए। वीडियो ऑन कर लीजिए आपका, प्लीज। ट्राई कीजिए अभी। हाँ जी। नमस्कार, मैं उषा, बहिन दरबार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से। 8 वर्ष बिंद का ये पत्रिका पूरा हो चुका है। पत्रिका समूह का बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा आजा गांव जंगल पहाड़ पठार भौठा भौठी में बसा हवे। यह महिला बहुत गरीब हैं, किसानी में 80% खेती बाड़ी में निर्भर हैं। कहाँ खेत में कटाई में तो कहाँ बनी मजूरी में 5 किलो महिलन का खेत के कटाई में मजूरी दिन जात है। महिलन का नगद मजदूरी 150 रुपया आजऊ दिन जात ही। यह बात
गामन में लागू है। रही बात ये विकास के गामन में महिला के नेतृत्व बहुत कम है। जमीन जगह उनके नाम है लेकिन मलिकाना हक नहीं आए। सरकारी योजना के लाभ महिलन का बहुत कम है। आवास गैस से विकास आज अनाज मिल जाए से विकास महिलन के कम है। एक एक खातिर महिला का रोजगार कुटीर उद्योग से जोड़े जा सकत है। महिलन के खातिर पशुपालन, डेयरी, जैविक खाद बनाना, महिलन सिलाई सेंटर में, महिलन गांव में बड़े परंपरागत कामन का बढ़ावा देहे से विकास हुई। उनके शिक्षा संस्कार पर सब महिलन के नेतृत्व हो चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद उषा जी। आस्था निगम छात्रा हैं, ये सतना से जुड़ी हैं। आस्था निगम। सभी वरिष्ठ जनों को नमस्कार। मैं आस्था निगम सतना मध्य प्रदेश से। सर, जैसे मैं खुद एमपीपीएससी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे जैसे हजार छात्र छात्राएं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनको द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो क्यों ना पत्रिका आज घर घर जा रहा है, तो पत्रिका में एक ऐसा संस्करण लाया जाए, एक ऐसा पेज एक्सप्लोर किया जाए जिसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें आए, भारत में हो रही, मध्य प्रदेश में हो रही या जिले में हो रही गतिविधियों का जो उनके सिविल सेवा परीक्षा में फायदे हो, ऐसा एक पृष्ठ लागू किया जाए पत्रिका के माध्यम से। तो ये मेरे जैसे हजार छात्राएं या छात्र जो एक सिविल एस्पिरेंट हैं, उनकी ओर से ये कि मेरी सलाह है अगर इस पर काम किया जा सके तो। धन्यवाद आस्था जी। इसके बाद रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी बात रखें। अगली कड़ी में डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी, समाज सेवी रीवा से हैं। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट कर लीजिए। प्रभाकर जी अपनी बात रखें, अनम्यूट कर चुके हैं। जी नमस्कार। बिंद की धरती से आपको प्रणाम। बिंद की धरती ज्ञान, शिक्षा और अध्यात्म से वैदिक काल से भरी रही है। बिंद के गुरु अगस्त्य को प्रणाम करके बिंद आज भी प्रणाम की मुद्रा में लेटा हुआ है और अपने गुरु अगस्त्य की प्रतीक्षा कर रहा है दक्षिण से बिंद में पुनः आने की। हम चाहते हैं कि विंध्य शिक्षा, चिकित्सा, अध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से भरा पूरा न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में जिसकी अपनी पहचान है। भगवान राम ने अपने 12 वर्ष बिंद की धरा चित्रकूट में बिताए, तो माँ नर्मदा का उद्गम बिंद की धरा अमरकंटक से है। माँ मैहर में शारदा के रूप में प्रतिष्ठापित और चित्रकूट में भगवान कामतानाथ हम सबको आशीष दे रहे हैं। बिंद की धरा में वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण की रचना की, तो माँ सवरी प्रभाकर जी, आपका अनम्यूट करना पड़ेगा और आप सीधे मुद्दे की बात बताएं। कोई तकनीकी खामी आ गई है शायद। अगला पुष्पेन जी।
सिंगरौली से श्री कृष्ण गौतम जी जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण गौतम जी, सिंगरौली। कृपया माइक अनम्यूट कर लें। हेलो, जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले पत्रिका समूह का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। मैं संक्षिप्त अपना परिचय दूंगा। मैं रेलवे जोनल कंसल्टेटिव कमेटी प्रयागराज जोन का रेलवे बोर्ड से नॉमिनेटेड मेंबर हूं, सेकंड टर्म, और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मिशन मामना मालवीय मिशन का राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख का दायित्व भी संभाले हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये पत्रिका समूह सिंगरौली ने जिन जिन समस्याओं को उठाया, मैं जो इनके जैसे अपना जो भी दिया सुझाव, इन्होंने उस मुद्दे को उठाया। जैसे माणा की गुफाओं का विकास था। आज माणा की गुफाएं 8वीं 9वीं सदी की उपेक्षित पड़ी थी। केवल पत्रिका समूह के समाचार के चलते इनका आज संपूर्ण विकास हो गया है और इसे आज दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इसके बाद हमने रेलवे के बजट के दोहरीकरण के लिए, विद्युतीकरण के लिए, सिंगरौली के स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए जो जो विकास के मुद्दे उठाए, सब पत्रिका समूह ने छापे और आज बजट में हमको पर्याप्त धनराशि मिल गई है और दोहरीकरण का काम हमारा 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। और हम इधर धनबाद से और इधर चुनार से, इधर आपके कटनी से तीनों तरफ से हम लोग दोहरी लाइन से कंप्लीट पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। तो आज हमारा देखिए, जो कोयले की ढुलाई सड़क मार्ग से हो रही थी, तो एक तो प्रदूषण खत्म होगा, दूसरा हमारा यहाँ गाड़ियां भी अब ज्यादा चलने लगेंगी। और ये प्रदूषण के मुद्दे को कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के 2 सदस्य थे हमारे, माननीय सांसद अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा और सोनभद्र से सांसद पकौड़ी लाल जी, उनके माध्यम से हमने ये प्रश्न रखवाया और पत्रिका ने बहुत जोर शोर से इसको छापा और वो पूरा मंत्रालय तक। मेरा एक काम है, जो भी पत्रिका समूह पेपर में छापता है उस पेपर को मैं ट्विटर के माध्यम से, बाई पोस्ट, मेल, जो भी होता है ऊपर तक के पेपर की कॉपी जरूर मैं पहुंचाता हूं। गौतम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपको सिंगरौली क्षेत्र में रेलवे में कौन से विकास कार्य करवाना चाहते हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि यहाँ पे रखा जा सकता है, उस पर अभी हमारा रेलवे का ये जो सिंगरौली का तो विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का सैंक्शन हो गया, बस इस पर काम शुरू होना है। और हमारा डबल लाइन के प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है, विद्युतीकरण पूरा हो गया है। अभी हम ये चाहते हैं कि सिंगरौली जिला मुख्यालय हमारा शक्ति नगर से रेलवे लाइन से जुड़ जाए, ये मांग हमने रखी है, तो हमारा सिंगरौली भी जुड़ जाएगा। और हमारा एक मेन पुष्पेन जी, नेक्स्ट अंतिम एक वक्ता ले लीजिए आप, फिर अब समय हो गया काफी। चलने दे दीजिए अगर भी। पुष्पेन जी, और वक्ता है क्या हमारे साथ में? हैंड रेज कर रखे, हैंड रेज जो कर रखे हैं एक बार आप बुला लीजिए, जिन्हें हैंड रेज कर रखे हैं उनको। गहरवार जी, पुष्पेन जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, तो एक बार आप देख लीजिए। हेलो, हाँ पुष्पेन जी। सीधी से शिव शंकर मिश्रा सरस जी जुड़े हुए हैं, कृपया आप अपनी बात रखें। आग्रह है कि बिंद के विकास या साहित्य के विकास से संबंधित बात रखें, जिन मुद्दों पे हम आगे काम कर सके। शिव शंकर मिश्र सरस जी। कृपया माइक अनम्यूट करें। हमारी आवाज जी। हाँ, तो मेरे यहाँ लाइट चली गई अभी, इसलिए थोड़ा अंधेरा होगा सर। सबको प्रणाम करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो पत्रिका की हर मुहिम में रहा हूँ। यहाँ
जितना सीधी जिले में जितना कुछ हुआ है पत्रिका के द्वारा, अभी तो अमृतम जलम में तो मैं पूरी तरह से रहा हूँ, और नदी को हम लोगों ने नदी की यात्रा की है, कई नदियों की यात्रा की है, मुहाने की पूजा की हम लोगों ने, और काफी उसका अच्छा रिस्पांस रहा, जनमानस काफी बहुत अधिक रहा। तो विंध्य का दोहन हुआ है, क्योंकि यहाँ जो है वन संपदा है, खनिज संपदा है, तमाम संपदाएं हैं, लेकिन दोहन हुआ है उस हिसाब से जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जितना यहाँ विंध्य ने दिया, अगर उसका 20-25% भी खर्च होता विंध्य में, तो शिक्षा यहाँ बहुत खराब स्थिति में है, बहुत ही खराब स्थिति में है शिक्षा। स्वास्थ्य भी सीधी जिले में कुछ बताने लायक नहीं है, हम लोग व्यक्तिगत भी लिखते पढ़ते रहते हैं। मुझे आज बहुत बड़ी खुशी इस बात की हुई कि कोठारी सर से मेरी मुलाकात भारत भवन में हुई थी, शायद स्मरण हो सर को। मुझे सर को दुष्यंत कुमार अलंकरण मिल रहा था और मुझे लोक भाषा सम्मान मिल रहा था, तो हम लोग साथ साथ थे सम्मान मिश्रा में। जी, तो मेरा आग्रह है कि आप कृपया थोड़ा मुद्दे की बात बताएं। ये हाँ, तो वही बताना चाह रहा हूँ कि तब से मैं प्रभावित हुआ था। तो पत्रिका ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जब तक एक तो यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत संपन्न है, लोक सांस्कृतिक परंपराएं बहुत संपन्न है, उनको भी स्थान पत्रिका में मिलता है, लेकिन और उसे स्थान मिले। यहाँ मनोज जी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, वो बौद्धिक हैं, हम सबसे जुड़े रहते हैं। यहाँ जो खनिज संपदा है उसका जो कुछ भाग जो है तो यही के लिए बचा रहे, जो उसका लाभांश है, और शिक्षा को जो है तो और उसका आधुनिकीकरण हो और दुरुस्त हो, और अच्छे शिक्षक हों। बहुत टोटा है शिक्षकों का यहाँ, बहुत कम शिक्षक हैं स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में। महाविद्यालय में प्राध्यापक नहीं है, विषयवार प्राध्यापक नहीं है, विषयवार लेक्चरर नहीं है। तो इस तरह से जो है, तो जब तक शिक्षा ही सबकी धुरी है, तो जब तक शिक्षा सही नहीं होगी, और एक चीज और है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो ये शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही। जैसा कोठारी सर ने कहा है, वर्तमान में जो शिक्षा है वो शिक्षा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर रही है ये शिक्षा। तो ऐसी कोई शिक्षा आए जो समाज का संरक्षण कर सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, नेतृत्व कर सके, तो अच्छी शिक्षा हो, यहाँ की खनिज संपदा का सही दोहन हो, और दोहन के बाद यहाँ के लिए उपयोगी यहाँ का विकास हो। अभी यहाँ जो ये सीधी जिला आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है। अभी 5-6 दिन पहले हम लोग आदिवासियों के भ्रमण पर निकले थे। सरस जी, आपका माइक। पुष्पिन जी, हम लोगों ने धन्यवाद सर। कार्यक्रम का ये लास्ट अंतिम अवसर है, और अब अंतिम में जो है तो राजीव खरे जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सतना से। राजीव खरे जी। अजय खरे के नाम से है शायद। राजीव कुमार खरे। आग्रह है कि अपनी बात बहुत संक्षिप्त रखें। सबसे पहले तो कोठारी जी को बहुत आभार कि उनसे जुड़ने का एक मेरे को अवसर मिला, और मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा कि हमारा जो क्षेत्र है ये इधर का एक लाइफ लाइन कहना चाहिए, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना 97-98 से चल रही है, और आज तक ये पूरी नहीं हो पा रही। बहुत बड़ी विडंबना है कि अभी भी इसमें सतना पन्ना करने के लिए नहीं हो पाया, पन्ना से खजुराहो करने के लिए नहीं हो पा रहा है। तो ये जल्द से जल्द बने, इस पर बहुत पत्रिका को अहम भूमिका निभाने की आवश्यकता है। दूसरा एक अन्य बिंदु है सतना का जो मेडिकल कॉलेज है। सतना के जनता के आंदोलन के बाद सतना को मेडिकल कॉलेज तो मिला, लेकिन अभी भी उसमें आए दिन समाचार पत्रों में आता है कि कहीं पैसे का अभाव आ रहा है, कहीं जमीन में कोई दिक्कतें आ रही हैं। इस पर भी आवश्यकता है कि जल्द से जल्द ये मेडिकल कॉलेज बने, और मेडिकल काउंसिल की अनुमति आने के बाद आगामी सत्र में क्लास चालू हो सके। अब तो ये मेडिकल कॉलेज अपना साकार रूप दे पाएगा, क्योंकि आज जो कोरोना की स्थिति है उसके कारण डॉक्टरों की कितनी आवश्यकता है, और अगर ऐसे में मेडिकल कॉलेज बड़ी धीमी गति से चलेगा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तीसरा एक अहम बिंदु है
सतना के लिए हवाई सेवा। सतना की हवाई पट्टी बताना चाहूंगा, बहुत पुराने समय की हवाई पट्टी है और जिसकी जो लंबाई चौड़ाई है जबलपुर के बाद अगर देखा जाए तो दूसरी बड़ी हवाई पट्टी है, तो बड़ी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सतना के साथ मजाक होता है और 6 सीटर प्लेन चलाया जाता है, जबकि सतना की हवाई पट्टी की क्षमता है कि अगर 40 सीटर प्लेन चले तो सतना को वो प्लेन लाया जा सकता है उस हवाई सेवा के माध्यम से। तो उड़ान स्कीम के अंतर्गत हवाई सेवा चालू हो और उसमें 40 सीटर प्लेन चालू हो, ये सतना के विकास का एक बहुत बड़ा आयाम होगा। अगला एक बिंदु है पन्ना, बताना चाहूंगा। पन्ना रत्नगर्भा भूमि है, लेकिन पन्ना की एनएमडीसी 2021 जनवरी से बंद पड़ी हुई है। आज तक उसकी एनओसी नहीं हो पा रही है। भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश ने बड़े मुश्किल से एनओसी मिली, अब केंद्र से एनओसी आना, वो एनओसी नहीं मिली। आखिर क्यों ये विसंगतियां हैं? दोनों सरकार, मध्य प्रदेश में भी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में उनकी सरकार है। आप दोनों बात करके और जल्द से जल्द एनओसी क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर पन्ना में एकमात्र उद्योग एनएमडीसी अगर वो बंद हो जाती है तो पन्ना में कुछ भी नहीं है। और दूसरा, पन्ना में शिक्षा का कोई बड़ा संस्थान नहीं है। पन्ना में अगर एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी खोली जाए तो शायद पन्ना के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा आयाम होगा। अभी मैंने हाल ही में राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और जी हमने सर, सभी एक वक्ताओं, अब पुष्पेंद्र जी हम समापन की ओर जा रहे हैं। तो सर एक नाम अभी आया है जस्ट, ये प्रिज्म सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है MP त्रिपाठी जी। ठीक है, ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं और इन्हीं के बातों से जो है तो हम इसका समापन कर नाम देंगे। पुनः बताएं। ठीक। MP त्रिपाठी जी, अनम्यूट कर लीजिए MP त्रिपाठी जी आप। हेलो जी, आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो मैं राजस्थान पत्रिका समूह के सर्वे सर्वा सम्मानीय श्री गुलाब कोठारी जी, गहरवार जी, कंगारूट जी, पुष्पेंद्र पांडे जी, आप और समस्त पत्रिका परिवार को आपके 9वें स्थापना दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। दूसरी चीज, मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे हूँ, मुंबई से यहाँ ट्रांसफर होके आया, तो पत्रिका के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के जो भी सामाजिक ये हैं जवाबदारियां, उनके साथ में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे सब मिलके काम कर रहे हैं। और पत्रिका समूह जो है हमारे ये कार्यों को मतलब जन जन तक पहुंचा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मेरा एक निवेदन है कि जो भी आप सामाजिक सरोकार के कार्य करें उसमें मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूं। आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपके निरंतर उन्नति के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। तो अभी हम लोग संवाद सेतु के इस कार्यक्रम में थे। विंध्य क्षेत्र के 5 जिले के प्रबुद्ध नागरिक हमारे साथ में जुड़े हुए थे। कुछ की बात हम लोग यहाँ सुन पाए, कुछ की बात हमारे पास में चूंकि समय का एक सीमा है तो इससे ज़्यादा समय हम नहीं ले सकते आप सभी लोगों का। और कई समस्याएं हमारे सामने आई है। पर्यटन केंद्र बनाने की बात है, गेहूं के लिए गोदाम बनाने की बात है, सड़कों का विकास है, फ्लाईओवर बनाना है, सतना बाईपास का काम वाला मसला है, काचन नदी का मसला है, सिंगरौली के तालाब की बात आई है हमारे सामने। कई विषय हमारे पास में आए जिसको हमारी संपादकीय टीम ने दर्ज भी किया है। और हमारे जो संपादकीय विभाग के साथी हैं आपसे, आप सभी लोगों से आगे संपर्क में रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आगे चल करके इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और अगले संवाद सेतु में हम इनमें से कई समस्याओं को पूरी तरीके से समाप्त करने की भी कोशिश करेंगे। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और हम इसी तरीके से जुड़ करके मिल करके पत्रिका और क्षेत्र के, पत्रिका आपके साथ में मिल करके क्षेत्र का विकास करती रहेगी। और जो भी विषय रह गए उन विषय पर हम जरूर आगे बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित सर।
सर एंड कर दे।